दिन छोटा सुअर गुरकी बगीचे में उदास बैठा था। उसका बड़ा भाई पोरकी उसके पास आया। क्या हुआ गुरकी, तुम उदास क्यों हो? मैं बहुत ऊब गया हूँ भाई, मुझे करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तुम जानते हो मेरे पास एक आइडिया है। कौन सी आइडिया? मिट्टी में खेलना? मैं उससे ऊब गया हूँ। अरे नहीं, जब मैं तुम्हारे जितना छोटा था तब मैं शहर नामक स्थान पर गया था। वहाँ एक विशाल मनोरंजन पार्क था जिसके चारों ओर रोशनी थी। शायद हम वहाँ जा सके। उसी समय छोटे सुअरों ने एक आवाज सुनी। वे पहले तो डरे हुए थे, लेकिन उत्साह से बात कर रहे थे। हर्रे, मनोरंजन पार्क! गुरकी की खुशी सुनकर उसका दूसरा भाई टोरकी भी तुरंत उनके साथ शामिल हो गया। उसी क्षण उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भेड़िया झाड़ियों के बीच से उनकी बातें सुन रहा है। शहर जा रहे हो मनोरंजन पार्क में मजे करने के लिए? चलो मैं तुम लोगों को रास्ते में पकड़ लूं और दिखाऊं कि मौज मस्ती करना कैसा होता है। लेकिन सड़क काफी दूर और खतरनाक है। हम रास्ते में सावधान रहेंगे और अपनी रक्षा करेंगे। चलो ना, चलते हैं। तो 3 छोटे सुअर शहर के लिए निकल पड़े और विश्वासघाती भेड़िया तुरंत उनके पीछे हो लिया। जंगल में लंबी यात्रा के बाद 3 छोटे सुअर बहुत थक गए थे। मेरे पैरों में चलने से दर्द हो रहा है, चलो अब थोड़ा आराम कर ले। छोटे सुअरों ने अपने बड़े भाइयों की मदद से पत्तों और पेड़ की शाखाओं से बना एक तंबू स्थापित किया। वे अंदर गए और गहरी नींद सो गए। दूसरी ओर भेड़िया अपने नाक से तेज गंध लिए हुए कहीं आसपास घूम रहा था। ये सुअर के बच्चे कहाँ पर है? कुछ घंटों बाद छोटा सुअर बहुत भूखा था। वो अपने भाइयों को जगाए बिना भोजन की तलाश में तंबू से बाहर चला गया। सामने ही उसे एक सेब का पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही वो हाथ बढ़ाकर 3 सेब तोड़ने ही वाला था, भेड़िया अचानक उसके सामने आया। क्या तुम यही चाहते थे छोटे सुअर? हे, बचाओ भेड़िया! भेड़िया गुरकी को पकड़ने ही वाला था, लेकिन छोटा सुअर भेड़िए की बाहों से छूट गया और अपने भाइयों के पास गया। भाइयों, उठो! भेड़िया यहाँ है, यहीं बाहर है। तंबू के अंदर 3 छोटे सुअर डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। दरवाजा खोलो और अंदर आने दो पिगीज। अगर तुमने नहीं सुना तो टेंट उड़ा दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, हमारा टेंट बहुत मजबूत है। इस शब्द पर भेड़िए ने तंबू को उड़ा दिया, उड़ाकर नष्ट कर दिया और छोटे सुअर दंग रह गए। अब तुम कैसे बच पाओगे? हाँ, बीच वाले सुअर टोरकी ने भेड़ियों को पेड़ का पिछला भाग दिखाया। अरे नहीं, क्या वो एक बड़ा भालू है? क्या? भालू? वो कहाँ है? जब भेड़िए का ध्यान भटका तो छोटे सुअर भाग गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटा सा खाली खेत मिला। देखो मेरे भाइयों, वो एक खेत है, चलो वहीं छुप जाते हैं ना। छोटे सुअर एक एक करके भूसे के ढेर में छिप गए, लेकिन छोटे सुअर गुरकी ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी टोपी घास के ढेर पर रह गई थी। विश्वासघाती भेड़िया, जो बहुत भूखा था, हर जगह छोटे सुअरों की तलाश कर रहा था। जब उसने खेत देखा तो उसने सोचा कि शायद उसे वहाँ खाने के लिए कुछ मिल जाए। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, उसने किनारे पर भूसे का ढेर और उस पर एक छोटी टोपी देखी। यहाँ सुअर के बच्चे इस घास के ढेर में होंगे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जब सुअर चुपचाप इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने फिर से चर्र की आवाज सुनी। क्या भेड़िए ने हमें ढूंढ लिया? चलो चुप रहो। विश्वासघाती भेड़िया एक किसान का भेष बनाकर खलिहान में आया।
ये बुढ़ापा कितना मुश्किल होता है। काश कोई मुझे मेरा सामान फार्म हाउस तक ले जाने में मदद कर पाता। छोटे सुअर चुपचाप इंतजार कर रहे थे। और फिर हम एक अच्छी दावत कर सकते हैं। देखो, वो किसान ही होगा। हम उसकी मदद करेंगे तो वो हमारा पेट भर देगा। नहीं, वो भेड़िया हो सकता है। रुको, बाहर मत जाओ। तो तुमने किसान की मदद नहीं की सुअरों। अगर मैं आ गया तो भूसे की ढेर को उड़ा दूंगा। भेड़िए ने गहरी सांस ली, फूंक मारी और उड़ा दिया। जब घास का ढेर टूटकर गिर गया तो सुअर भाई तुरंत भाग गए। इधर आ जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। छोटे सुअर जो अपना रास्ता भटक गए थे, धीरे धीरे एक पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। उनके सामने एक चालाक लकड़बग्गा था। वाह, मेरा खाना चलकर मेरे पास आ गया। बड़ा पीक पोरकी अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनके सामने आ गया। हमसे दूर हो जाओ लकड़बग्घे। तभी बीच वाले सुअर ने एक गिद्ध को ऊपर उड़ते देखा। भाई, मैं देखो, ये गिद्ध है। क्योंकि छोटे सुअर घर से बहुत दूर थे, जंगली जानवरों ने उन्हें शिकार के रूप में देखा। 3 छोटे सुअर डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। जब लकड़बग्घा ये देखने के लिए इधर उधर घूम रहा था कि किसे पहले खाए, तो वो अचानक गुरकी की ओर भागने लगा। तभी भेड़िया प्रकट हुआ। वो लकड़बग्घे के सामने कूद पड़ा। जाने दो। भेड़िया खेत से सुअरों का पीछा कर रहा था। हालांकि इस बार उसने उनकी रक्षा के लिए लकड़बग्घे को अपने विरुद्ध कर लिया। उसने अपने डरावने पंजों से लकड़बग्घे को एक ही झटके में दूर भगा दिया। लेकिन खतरा यहाँ खत्म नहीं हुआ। भेड़िया, सावधान रहो, गिद्ध हमला करेगा। जैसे ही गिद्ध ने अपने पंख फैलाए और सुअर की ओर तेजी से उड़ान भरी, भेड़िया अपने लंबी और डरावनी आवाज से चिल्लाया। गिद्ध भेड़िए की चिंगार से इतना डर गया कि वो सुअरों के पास से उड़ गया और गायब हो गया। गिद्ध के डर से सुअर चट्टान से गिरने वाले थे। नहीं, हम गिर रहे हैं, बचाओ, बचाओ। भेड़िया तेजी से आया और बड़े सुअर का हाथ पकड़ लिया और उसने अपनी मजबूत भुजाओं से एक ही झटके में उन्हें ऊपर खींच लिया। धन्यवाद भेड़िया। आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? सिर्फ मैं ही तुम सुअरों को खा सकता हूँ। सीधे उस पत्थर के दाहिनी ओर जाओ, तुम्हारा घर वहीं पर है। पर इस बार सावधान रहना। भेड़िए द्वारा बचाए गए सुअर उसके बताए दिशा में लंबे समय तक चलने के बाद आखिरकार अपने घर पहुंच ही गए। उन्होंने वादा किया कि वे फिर कभी अपने बड़ों के बिना खतरनाक सड़कों को पार नहीं करेंगे। अगले दिन दरवाजा खटखटाया गया। पिगीज, दरवाजा खोलो और मुझे आने दो, नहीं तो मैं आ गया तो घर को उड़ा दूंगा। तुम्हें पता है कि तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। तुम्हें विश्वास नहीं है तो 1, 2, 3। उस दिन के बाद 3 छोटे सुअर और विश्वासघाती भेड़िया, जिन्होंने खतरे के खिलाफ एक साथ रहने के महत्व को समझा, खुशी से अपना जीवन जीने लगे। दूर देश में कहीं दूर एक राक्षस था। रेगिस्तान के बीच में रहता था। इसके अलावा उसे केवल ताजी मिट्टी खिलाई जाती थी, नए हरे पौधे और बीज। रेगिस्तान से कुछ दूर एक ऐसा राज्य था जिसे उसने अभी तक खोजा नहीं था और ना ही जाकर उसकी मिट्टी खाई थी।
इस राज्य के राजा और रानी के बच्चे नहीं थे और वे इस बात से बहुत दुखी थे। जब रानी एक रात सो नहीं पाई, वो चुपके से महल से बाहर निकल गई और रेगिस्तान में घूमती रही। हालांकि रेगिस्तानी राक्षस ने उसे देखा। वो उसके पास नहीं गया और उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो दुनिया के सभी पौधों और ताजी मिट्टी को खाना चाहता था। उस पल में एक तारा आकाश से गिर गया और अपने पीछे एक हरा निशान छोड़ गया। गिरते सितारे को देखकर रानी ने एक इच्छा की। ओह, काश मेरी एक बेटी होती तो मैं उसे गले लगाकर प्यार से बड़ा करती। उस पल में रानी के सामने एक तारा परी प्रकट हुई। ओह, तुम एक परी हो। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ प्रिय रानी, मैंने आपकी इच्छा सुनी और आपके सामने प्रकट हुई। अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो 7 दिन और 7 रातों तक इस मरुभूमि में घूमना। सितारों का जादू आपको हैरान कर देगा। स्टार परी के शब्दों को सुनकर रानी वास्तव में रेगिस्तान में घूम रही थी। 7 दिन और 7 रात। दूसरी ओर राजा ने सोचा कि रानी, जो कई दिनों से महल में नहीं लौटी थी, खो गई है और वो तबाह हो गया। रेगिस्तान में उसके 7वें दिन के अंत में जब वो निराशा में थी, रानी ने किसी का रोना सुना। रानी उस दिशा की ओर बढ़ी जहाँ से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रेत पर रो रहा है। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया और महल में लौट आई। राजा बड़ा खुश हुआ जब उसने रानी को सुरक्षित और कई दिनों बाद देखा और एक प्यारा बच्चा वो अपनी बाहों में ले जा रही थी। उसकी खुशी और भी बढ़ा रहा था। उन्होंने उस छोटे बच्चे का नाम रखा पृथ्वी राजकुमारी। साल बीत गए। पृथ्वी राजकुमारी बड़ी हो गई और एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। उसके बचपन से ही उसको बहुत पसंद था रेत से खेलना। अगर उसने रेत में एक तितली बनाई तो वो जीवित हो जाती और उसके चारों ओर उड़ती रहती। या अगर उसने एक फूल बनाया तो वो एक असली फूल बन जाता जिसकी खुशबू अद्भुत होती थी। एकमात्र व्यक्ति जिसने महसूस किया था कि पृथ्वी राजकुमारी के पास जादुई शक्ति थी, वो उसके पिता राजा थे। लेकिन उसने उसकी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बताया ताकि उसे कोई नुकसान न हो। एक दिन जब लोग नई फसल बो रहे थे, रेगिस्तान राक्षस की नाक ने तेज गंध पकड़ी। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वो ताजी मिट्टी की गंध थी। जब उसने स्वादिष्ट पौधों के बारे में सोचा कि वो बीज खाएगा, उससे रहा नहीं गया और वो उसी समय गंध की दिशा की ओर बढ़ने लगा। इस बीच राज्य में लोगों ने महसूस किया, देखा कि जमीन कांपने लगी थी। ओह, क्या चल रहा है? क्या ये भूकंप है? ये तो कुछ और है। जमीन को हिलते हुए देखकर राजा और रानी भी दौड़ पड़े महल की बालकनी से बाहर, और दूर रेगिस्तान के राक्षस को उन्होंने देखा जमीन के नीचे राज्य की ओर बढ़ता हुआ। अरे नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये सच में होते हैं। ये बहुत बुरा है। मिथक सच हो रहा है। रेगिस्तान के राक्षस को रोकने के लिए राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया। सिपाही राज्य के द्वार पर छुप कर बैठ गए। लेकिन रेगिस्तानी राक्षस इतना बड़ा और डरावना था कि बहुत से सैनिकों ने सोचा कि वे उसे हरा नहीं सकते। जब रेगिस्तानी राक्षस राज्य के पास आया, तब उसने सैनिकों को पकड़ लिया और एक एक करके उन्हें रेगिस्तान में फेंक दिया। बचाओ! बचाओ! नहीं, मेरे सैनिक, मेरा राज्य! ये देखकर लोगों ने जमीन पर खेती करना बंद कर दिया और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। राक्षस ने हर पौधा, हर ताजी हरियाली खाना जारी रखा। उदासी और भय के कारण लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
राजा अपने महल से बाहर आया अपनी पूरी ताकत के साथ। पृथ्वी राजकुमारी भी उनके साथ चल पड़ी। मेरी राजकुमारी, मेरी खूबसूरत पुत्री, अपनी माँ के साथ महल में ही रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट पहुँचे। नहीं डैडी, आपको पता है मैं उसे हरा सकती हूँ। मैं अपना राज्य, अपनी भूमि बचा सकती हूँ। राजा नहीं चाहते थे कि उनकी इकलौती बेटी पृथ्वी राजकुमारी रेगिस्तान के राक्षस का सामना करे, तो उन्होंने उसे वहीं रोका, तलवार उठाई और दौड़ पड़े राक्षस की ओर, जो उपजाऊ जमीन को खा रहा था। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। रेगिस्तान राक्षस ने राजा को उठाकर फेंकने की कोशिश करते ही पृथ्वी राजकुमारी खुद को रोक नहीं पाई और उसने रेती पर कवच का चित्र निकाला। वो जादुई रूप से वास्तव में ढाल बन गई और उस ढाल से राजकुमारी ने खुद का कवच बनाया और रेगिस्तानी राक्षस की ओर दौड़ पड़ी। रेगिस्तानी राक्षस ने राजकुमारी पर रेत फेंकी, फिर भी वो उसे रोक नहीं सका। पृथ्वी राजकुमारी तुरंत झुक गई और रेत में अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ी बाल्टी का चित्र बनाया। बाल्टी असल रूप में सामने आई। राजकुमारी ने इस बाल्टी को उठा लिया और उसे रेगिस्तानी राक्षस पर फेंक दिया। वो बाल्टी रेगिस्तानी राक्षस के सिर पर जा लगी और वहीं फंस गई। इस प्रकार राक्षस आगे का नहीं देख पाया और उपजाऊ जमीन खा नहीं पाया। उस समय पृथ्वी राजकुमारी ने सारी शक्ति इकट्ठा कर राक्षस को राज्य से दूर फेंकने के लिए एक रेगिस्तानी बवंडर बनाया। ये बवंडर इतना बड़ा था और मजबूत था कि इसने एक पल में राक्षस को अपनी चपेट में ले लिया और उसे राज्य से दूर ले गया। जो लोग ये देख रहे थे कि क्या हो रहा है, बड़े विस्मय और प्रसन्नता में थे। पृथ्वी राजकुमारी अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले जादू से थक गई थी। किंग तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। तुमने हमारी जान बचाई, हमारी जमीन और हमारा राज्य भी। पृथ्वी राजकुमारी जिंदाबाद! राजकुमारी अमर रहे। उस दिन से पृथ्वी राजकुमारी ने उसके साहस से राज्य की सभी भूमि को सदैव रक्षण दिया, क्योंकि मिट्टी के बिना जीवन नहीं होता और पृथ्वी राजकुमारी ये सबसे अच्छी तरह जानती थी। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक भेड़िया घूमता था। वो हर समय भूखा रहता था। वो बहुत कुछ खाता, लेकिन उसकी भूख फिर भी नहीं मिटती थी। मुझे फिर से भूख लग रही है। इसलिए दिन रात वो शिकार का पीछा करते हुए जंगल में भटकता रहता। एक दिन भूखे भेड़िए को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो ध्यान से और चुपचाप वहां गया। पास जाने पर उसने पेड़ों में से देखा कि झोपड़ी में एक बकरी माँ और उसके 7 बच्चे रहते हैं। ओह, मुझे तो पूरे हफ्ते भर का खाना मिल गया। चालाक भेड़िया वहीं इंतजार में पड़ा रहा और सुबह तक झोपड़ी की जासूसी करता रहा। सुबह माँ बकरी अपने 7 बच्चों को चूमकर घर से जाने ही वाली थी। मेरे बच्चों, मैं अब कुछ खाना खरीदने के लिए बाजार जा रही हूँ। ध्यान से रहना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ठीक है। बकरी माँ बाजार जाने के लिए घर से निकली। उस समय भेड़िया चुपके से झोपड़ी को देख रहा था। इस अच्छे मौके को देखते ही वो कूदकर बाहर आया, लेकिन उसे छोटी बकरियों को मूर्ख बनाने के लिए एक आइडिया की जरूरत थी। इन बकरियों को पकड़ने की सबसे अच्छी तरकीब है कि मैं अपना रूप बदल लूं। भेड़िए ने पहले एक पुरानी पोशाक पहनी। उसने अपने कान नीचे खींच लिए और शाखाओं से बकरी के 2 सींग बनाकर अपने सर पर रख लिए।
फिर अपने पैरों को आटे से ढककर उसने किसी ऐसे घर से एक ताजा और गर्म सेब पाई चुराई जिसे वो नहीं जानता था। और अब मैं अपनी आवाज भी कुछ इस तरह बदल लेता हूँ। मैं कितना शातिर हूँ। भेड़िया धीरे धीरे झोपड़ी के सामने गया और 3 बार दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर छोटी बकरियां तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ी। उनमें से एक उत्साह से दरवाजा खोलने जा रही थी, लेकिन दूसरी छोटी बकरी ने उसे चेतावनी दी। रुको, तुम्हें ऐसे ही दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। पहले तुम्हें पूछना होगा कौन है, बाहर कौन है? मैं हूँ तुम्हारी दादी माँ। मैं तुम्हें पार्क में ले जाने आई हूँ। हमारी दादी बहुत दूर रहती है, आप वो नहीं हो सकती। ओ बच्चों, ये कितना लंबा सफर रहा। शाबाश, अब जल्दी से दरवाजा खोलो और सब लोग पार्क चलते हैं। जब भेड़िए ने ऐसा कहा तो छोटी बकरियों ने दरवाजे के नीचे भेड़िए के पैरों की ओर देखा। देखो, उसके पैर सफेद हैं, हमारे जैसे। हाँ, पर उसके नाखून भेड़िए की तरह लंबे हैं। जब छोटी बकरियों ने फिर से दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िए ने उन्हें सेब की पाई सुंघाई। देखो, मैं तुम्हारी सबसे पसंदीदा एप्पल पाई लाई हूँ। और भेड़ियों को एप्पल पाई बनानी बिल्कुल नहीं आती। बकरियों ने सेब की पाई को सूंघा और उत्साहित होकर दरवाजा खोल दिया। उनमें से कोई नहीं समझ पाया कि वो भेष बदलकर भेड़िया है। चलो दादी माँ, पार्क चलते हैं। जब हम लौटेंगे तो हम अपनी एप्पल पाई खाएंगे। छोटी बकरियां और भेड़िया झोपड़ी से चले गए। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। जब बकरियां खुशी खुशी चल रही थीं, भेड़िए की पोशाक एक पेड़ की शाखा में फंस गई। पोशाक धीरे धीरे भेड़िए पर से उतरने लगी और छोटी बकरियां भेड़िए के भयानक फर को देखकर हैरान रह गईं। जब भेड़िए को एहसास हुआ कि उसे पहचान लिया गया है, उसके कान फड़फड़ाए, नुकीले दांत दिखाई दिए और वो बकरियों पर कूद पड़ा। उसने उन सभी को एक एक करके पकड़ा। उनमें से केवल एक बच गई और भेड़िए से दूर भाग गई। भेड़िए ने 6 छोटी बकरियों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी अंधेरी गुफा में ले गया। बची हुई छोटी बकरी अपनी माँ को बताने के लिए इतनी तेजी से भागी कि उसकी सांस फूल गई। इस बीच माँ बकरी बाजार से फलों और सब्जियों की टोकरी लेकर लौट आई थी। घर का दरवाजा पूरा खुला था। वो जल्दी से अंदर गई, लेकिन उसे अपने बच्चे आसपास कहीं नहीं दिखाई दिए। मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम लोग? मेरी छोटी बकरियाँ। बकरी माँ इतनी चिंतित थी कि वो तुरंत घर से बाहर भागी और अपने छोटे बच्चों की तलाश शुरू की। तभी उसने जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे। ओह नहीं, ये तो एक भेड़िए के पैरों के निशान हैं। उसने कुछ देर तक उनका पीछा किया, लेकिन फिर रास्ता बदल गया और निशान गायब हो गए। अब मैं क्या करूंगी? एक भेड़िया मेरे बच्चों को चुरा कर ले गया। जब बकरी माँ रो रही थी तो बची हुई बकरी दौड़ती हुई उसके पास आई। माँ, ओ मेरी बच्ची, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? क्या हुआ? जल्दी बताओ मुझे। एक भूखे भेड़िए ने हमारी बकरी की दादी का वेश बनाया और हमें चुराने की कोशिश की। मैं बच गई माँ, मुझे पता है वे लोग कहाँ हैं। माँ बकरी और बच्ची बकरी भेड़िए की मांद की तरफ दौड़े। जब वे पहुँचे तो उन्होंने छोटी बकरियों की आवाज सुनी।
ये भेड़िए की मांद है। हमें अब बहुत सावधान रहना होगा बेबी। माँ बकरी और बच्ची बकरी ने बाकी छोटी बकरियों को बचाने के लिए एक चतुर योजना बनाई। वे दोनों भेड़िए के घर के सामने खड़े हो गए और अपने हाथों से अंदर की ओर एक विशाल भालू की छाया बना ली। अंदर भेड़िया छोटी बकरियों को खाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने भालू के आकार की डरावनी छाया देखी। मैं बहुत भूखे पेट वाला एक विशाल भालू हूँ। यहाँ कोई भेड़िया होगा जो मेरा पेट भरेगा। भेड़िया इतना डर गया था कि भालू उसे खा जाएगा कि वो तुरंत अपनी मांद से बाहर भागने लगा। नहीं, मेरी मदद करो भालू 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 मुझे खा जाएगा। मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। भेड़िए को भागता देख छोटी बकरियां खुशी से झूम उठी और अपनी माँ के गले से लग गईं। भाग गया भेड़िया, भाग गया, भाग गया, भेड़िया, भाग गया। और तब से माँ बकरी और उसके 7 बच्चे जंगल में अपनी झोपड़ी में भेड़िए से दूर एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। द गूज गर्ल। एक बार की बात है, एक रानी और उसकी बेटी देश के सबसे खूबसूरत महल में एक साथ रहते थे। राजकुमारी की एक परी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। इस परी ने हमेशा उसकी रक्षा की। एक दिन जब राजकुमारी की शादी की उम्र हो गई तो उसने दूसरे देश के राजकुमार से मिलने जाने का फैसला किया। रानी ने चलते वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए गहनों का एक डिब्बा दिया। अगर रास्ते में किसी को पता चलता है कि आप राजकुमारी हैं, तो आपके साथ बुरा हो सकता है बेटी। इसलिए किसी सैनिक की बजाय मेरी एक सहायक तुम्हारे साथ रहेगी। अच्छी परी के पास राजकुमारी के लिए उपहार भी थे। उसने उसे फलादा नाम का एक बोलने वाला घोड़ा दिया। मैं सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार हूँ मेरी राजकुमारी। एक और चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ मेरी राजकुमारी। परी ने राजकुमारी को एक रुमाल दिया जिस पर 3 सितारे थे। ये जादुई रुमाल है राजकुमारी, इसे हमेशा अपने पास रखें और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। राजकुमारी ने अलविदा कहा और फलादा पर बैठ गई और उसकी सहायक एक गधे पर। कुछ घंटे बाद राजकुमारी जंगल की सड़क पर चल रही थी। वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसने कुछ आराम करने की सोची। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास पानी है ना? मुझे दोगी थोड़ा? सहायक लड़की ने पानी पीकर खत्म कर दिया था। क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मुझे भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने वो सब पी लिया। अपने लिए ढूंढ लो, मैं नौकर नहीं हूँ। राजकुमारी सहायक के ऐसे अभद्र व्यवहार को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे सड़क पर चलते रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद राजकुमारी रुक गई। शाही सहायक, क्या आप मुझे उस फव्वारे से पानी लाकर देंगी प्लीज? क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। आप अपने घोड़े से उतरिए और अपना पानी खुद पी लीजिए। राजकुमारी और फलादा की नजरें मिली। एक बात कहूँ, मुझे ये सहायक लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी मौजूदगी में सावधान रहें। राजकुमारी अपने घोड़े से नीचे उतरी और उसने खुद ही तालाब से पानी लेकर पिया। उसकी जेब में रखा जादुई रुमाल अचानक बोलने लगा। मेरी राजकुमारी, सावधान रहो, ये सहायक लड़की खतरनाक है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी पानी पीने के लिए झुकी, उसका जादुई रुमाल पानी में गिर गया। ओ नहीं! पानी में बहते जादू के रुमाल को देखकर सहायक लड़की ने मौका देखा।
आपके पास कोई और शक्ति नहीं बची है। अब से मैं सभी आदेश दूंगी और आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी। अब राजकुमारी के कपड़े उतारो और मुझे दे दो। अगर तुम लोगों ने किसी को सच बताया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। सहायक लड़की ने न सिर्फ राजकुमारी के कपड़े पहने बल्कि वो उसके घोड़े फलादा पर भी चढ़ गई और आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर असली राजकुमारी अब गधे पर चढ़ गई थी और धीरे धीरे वो उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वे दोनों राजकुमार के महल में पहुंची। जब राजकुमार ने उनका स्वागत किया तो उसने सोचा कि सहायक लड़की राजकुमारी है और उसे अंदर आमंत्रित कर लिया, जबकि असली राजकुमारी बाहर खड़ी रही। ठीक है मेरे राजकुमार, वो सिर्फ एक नौकरानी है, उसे हमारे साथ महल में अंदर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि आप उसे कोई नौकरी दे दें ताकि वो अपनी नौकरों वाली औकात ना भूले। राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे कॉनराड नाम के एक लड़के से मिलवाया जो हंसों का रखवाला था। कॉनराड की मदद करके आप भी हंसों का चरवाहा बन सकती हैं। मेरे राजकुमार, मेरा आपसे एक और अनुरोध है। क्या आप इस क्रोधी घोड़े को बांध सकते हैं? बेहतर होगा आप उसे जंजीरों में बांध दें। उसने मुझे यहाँ तक आते आते मार ही डाला होता। तो राजकुमार ने एक सहायक को बुलाया और उसे घोड़े को एक खलिहान में बांधने का आदेश दिया। सहायक लड़की ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उसका धोखा गुप्त रहे और उसने राजकुमार को मूर्ख बनाया। असली राजकुमारी दुखी थी और रो पड़ी कि उसका घोड़ा फलादा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो तुरंत उसे देखने खलिहान में गई। बेचारा फलादा वहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ओ फलादा, ये उन्होंने क्या किया? अगर आपकी रानी माँ ने सुना कि क्या हुआ तो वो बहुत परेशान होंगी मेरी राजकुमारी। निराश होकर राजकुमारी ने अपने घोड़े फलादा को छोड़ दिया और कॉनराड के साथ घास के मैदान में हंसों को चराने लगी। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई और सोने के क्लिप खोल दिए जिससे उसके बाल बंधे हुए थे। जब कॉनराड ने इन चमकदार हेयर क्लिप्स को देखा तो वो तुरंत राजकुमारी के बालों के पास पहुंचा। वो उन्हें लेना चाहता था। गोल्डन हेयर क्लिप्स, मुझे ये सुनहरे बाल चाहिए। मेरे बालों को छोड़ दो। उड़ाओ पागल हवा, तेज और सीधे उड़ाओ। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। उसी समय ऐसी पागल हवा चली कि कॉनराड की टोपी उसके सिर से उड़ गई। पहाड़ों पर उड़ती हुई टोपी का पीछा करने के बाद कॉनराड ने आखिरकार अपनी टोपी पकड़ ली। राजकुमारी, जिसने अपने बालों को फिर से बांध लिया था, उसने अपने सुनहरे बालों की क्लिप छिपा दी। सूर्यास्त तक हंसों को एक साथ चराने के बाद कॉनराड और राजकुमारी आखिरकार महल में लौट आए। कॉनराड तुरंत राजा के सामने गया। मैं उस अजनबी के साथ काम नहीं करना चाहता। पर क्यों कॉनराड? वो पागल है। वो अपने घोड़े से बात कर रही थी और मेरी टोपी भी उड़ा दी और मेरा मजाक उड़ा रही थी। इन शब्दों के बाद राजा के मन में संदेह पैदा हो गया। अगले दिन राजा ने गुप्त रूप से राजकुमारी का पीछा किया। राजकुमारी पहले खलिहान में गई और अपने जंजीर वाले घोड़े फलादा से बातें की। घोड़े को बातें करते देख राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो घास के मैदान में गया जहां कॉनराड और राजकुमारी कल हंस चरा रहे थे और वो झाड़ी के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने राजकुमारी के बालों में सुनहरे बालों की क्लिप देखी। उड़ा पागल हवा, तुरंत उड़ा। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। राजकुमारी के इन शब्दों के बाद बहुत ही तेजी से एक पागल हवा चलने लगी और टोपी फिर से उड़ गई।
कॉनराड अपनी टोपी के पीछे पहाड़ों तक दौड़ा। इस बीच राजकुमारी ने अपने सुनहरे बालों की क्लिप फिर से अपने बालों में छिपा ली। राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो चुपके से तुरंत महल में लौट आया। शाम को राजा ने राजकुमारी को अपनी उपस्थिति में बुलाया। उसने उससे उसके बोलने वाले घोड़े फलादा और सुनहरे बालों की क्लिप और जंगली हवा के बारे में पूछा। राजा के ये पूछने पर राजकुमारी रोने लगी। मैं आपको नहीं बता सकती महाराज, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जेल चली जाऊंगी। सच बोलने से बिल्कुल भी मत डरो जवान लड़की, बताओ मुझे। राजकुमारी ने शुरू से राजा को एक एक करके सारी घटनाएं बताईं। रास्ते में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था। ओ, तुम असली राजकुमारी हो। चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जाओ और राजकुमारी की तरह तैयार हो जाओ। राजा ने तुरंत अपने पुत्र राजकुमार को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। उसी शाम नकली राजकुमारी से बिना कुछ कहे राजकुमार ने महल में भोज का आयोजन किया। असली राजकुमारी राजकुमार के एक तरफ और नकली दूसरी तरफ बैठी थी। असली राजकुमारी की सुंदरता मुग्ध कर देने वाली थी, लेकिन नकली राजकुमारी ने उसे नहीं पहचाना। ये लड़की कौन है और यहाँ दावत में क्या कर रही है? उसे ये इतने सुंदर गहने और सुंदर पोशाक कहाँ से मिली? महल में उपस्थित सभी लोग, मेरे पास आपके लिए कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने इस तरह बताना शुरू किया कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ था, जैसे कि ये किसी और की कहानी हो। अंत में उन्होंने सभी से पूछा कि झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने वाले को कैसी सजा दी जाए। उस झूठे को सबसे भारी सजा दी जानी चाहिए मेरे राजा। उसके पैरों को जंजीर से बांधकर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए। क्या वाकई? लेकिन इस कहानी में तुम ही वो झूठी हो। तुमने अपने आप को खुद दंड दिया है। सैनिकों, इस झूठी को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। इस प्रकार सहायक लड़की को झूठ बोलकर राजकुमारी का जीवन बर्बाद करने की सजा भुगतनी पड़ी। राजकुमार ने उस रात असली राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब राजकुमारी और राजकुमार खलिहान में गए और बात करने वाले घोड़े फलादा को भी बचाया। आखिरकार सच सामने आ ही गया राजकुमारी। अगर आपकी रानी माँ ये पल देखती तो वो खुशी से रो पड़ती। राजकुमारी और राजकुमार ने एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें वे अब बहुत खुश थे और राजकुमारी की नेक दिल परी हमेशा उनके साथ रहती थी, जो उन्हें हमेशा के लिए हर बुराई से बचाती थी। दूर एक राज्य में 3 खूबसूरत बहनें रहती थीं। उनके पिता वहां के राजा थे। वे अक्सर बॉल डांस करवाते रहते क्योंकि उनकी बेटियों को डांस करना पसंद था। हालांकि हर एक राजकुमारी बहुत अच्छा डांस करती थी, लेकिन सबसे छोटी अपनी बड़ी बहनों जितना अच्छा नहीं नाच पाती थी। जब तुम डांस करती हो तो थोड़ा और ज्यादा सुंदर कर सकती हो। छोटी राजकुमारी उतना अच्छा नहीं नाच पाती थी, भले ही वो ये चाहती थी। आसपास के मेहमान भी उसका अजीब डांस देखकर मजाक उड़ा रहे थे। देखो तो ये कैसा डांस कर रही है। हाँ, वो ऐसे क्यों घूम रही है। मैं आपसे कभी नहीं नाचूंगी। मिया बहुत निराश हो गई, इसलिए वो तुरंत बॉलरूम से निकल गई और खुद को जंगल में एक केबिन में बंद कर लिया। वो आसमान में तारों को देखकर सोचने लगी कि वो कैसे अच्छा डांस करे।
उसने देखा कि एक युवक उसके घर के पास से गुजर रहा है। वो आदमी बहुत सुंदर और कमाल का डांस कर रहा था। चांदनी रात में मिया ने उसकी तारीफ की और बाहर चली आई। तभी उसके पैरों में एक गिलहरी टकराई, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाई। ओह! वो क्या था? आदमी ने नाचना बंद कर दिया और उन दोनों की नजरें मिली। आप ठीक तो है ना मैडम? जी, मुझे बस गिलहरी से डर लगता है। उनका स्वभाव ही ऐसा है, आप उनसे डरिए मत। मिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो पूछने लगी कि उसने इतना अच्छा डांस कैसे किया। आदमी ने अपने पहने हुए जूते दिखाए। मैं जूते बनाता हूँ और मैं ये नाचने वाले जूते बनाने के लिए कीमती सामग्री का उपयोग करता हूँ और इस तरह मैं हर रात जंगल में नाच सकता हूँ। ओह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे आप जैसे जूते बनाने वाले की जरूरत है। उस युवक ने अपने बैग से 3 जोड़ी जादुई जूते निकाले और उन्हें मिया के सामने रख दिया। अपनी आंखें बंद करो और इनमें से कोई एक जादुई जूता अपने लिए चुनो। पर याद रहे, हर जादुई जूते का एक नियम है और अगर तुमने उस नियम का पालन नहीं किया तो जूता तुम पर जादू कर सकता है। मिया ने तुरंत कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर जूते बनाने वाले ने मिया को मौका देने के लिए जूतों की अदला बदली की। अब अपने लिए एक जोड़ी जूता चुनो। आप मुझे डांसिंग पॉल की सबसे सुंदर लड़की बना दें। मिया ने चमकीले लाल जूते चुने, अपनी उंगली से और आंखें खोली। इन्हें ले जाओ, ये तुम्हारे हुए। लेकिन भूलना मत, ये जूते तुम सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही पहन सकती हो, क्योंकि अगर तुमने इन्हें किसी और रात पहना तो तुम इन जूतों को उतार नहीं पाओगी। यही नियम है। मिया ने उत्साह से जादुई जूते लिए और महल में चली गई। अपनी बहन मिया को देखकर राजकुमारियां बहुत हैरान हुई। वो बहुत उत्साहित और खुश थीं। मिया, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, कुछ नहीं। सब महल के हॉल में इकट्ठा हो गए, एक और डांस बॉल जश्न के लिए। मिया की राजकुमारी बहनें शांत से नाचने लगीं, हमेशा की तरह अपने सबसे खूबसूरत आउटफिट में। नन्ही राजकुमारी मिया ने जादू के जूते पहने और महल के हॉल में डांस किया। उसने बहुत सुंदर डांस किया। वो गाने की लय के साथ थिरकती रही, इतनी कोमलता से कि राजकुमारी की बहनें और मेहमान सब वाह वाह करने लगे। कितना सुंदर डांस कर रही है। मिया बहुत सुंदर डांस कर रही थी, लेकिन वो जूते बनाने वाले का नियम भूल गई थी, क्योंकि उस रात आकाश में पूर्णिमा नहीं थी और जब मिया डांस कर रही थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। अब सिर्फ उसके नाचने वाले जादू के जूते रह गए। उस समय हॉल में हर कोई डर के मारे चिल्लाने लगा और भागने लगा। अरे वो कहाँ चली गई? वो नजर क्यों नहीं आ रही? मिया! मिया! मिया को क्या हो गया है? ओह! जब सब चिल्ला रहे थे तो मिया ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। लिविंग रूम के बड़े शीशे में उसे सिर्फ वही जादुई जूते दिखाई दे रहे थे जो उसने पहने थे, पर वो खुद को नहीं देख पा रही थी। ओह! मैं अदृश्य हो गई हूँ। मैंने जूतों के नियम का पालन नहीं किया। अब ये मेरे पैरों से चिपक गए हैं। मुझे उस जूते बनाने वाले को ढूंढना होगा। मिया की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। दरअसल सभी लोग दहशत में महल से जा रहे थे। लाल जूते हॉल में कभी दाएं तो कभी बाएं चल रहे थे। मिया तुरंत हॉल से बाहर भागी। राजकुमारी बहनों ने उसका पीछा किया। 3 राजकुमारी बहनें चल रही थीं, रात के अंधेरे में जंगल से होते हुए। जब वे केबिन के पास पहुंची, उन्होंने उस जूते बनाने वाले को देखा। ये आदमी
कितना अच्छा डांस कर रहा है। उसके जूते तो बिल्कुल मिया जैसे हैं। उसका बैग जूतों से भरा हुआ है। मिया की बहनों ने जूते बनाने वाले से मदद मांगी। हालांकि उसने कहा कि उन्हें इंतजार करना पड़ेगा पूर्णिमा की रात तक जादू को तोड़ने के लिए। मिया बहुत परेशान हो गई थी अपने पैरों के बिना रुके थिरकते रहने की वजह से। मेरे पास एक उपाय है, लेकिन अगर हम वैसा करते हैं तो तुम्हारे जूते अपनी जादुई क्षमता खो के साधारण जूते बन जाएंगे। अगर तुम सहमत हो तो अपने पैरों को आपस में 3 बार टकराओ। मिया ने सोचा कि जूते पहनकर अदृश्य होने की बजाय उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। उसने अपने पैरों को एक साथ 3 बार मारा। सामने जूतों वाला नवयुवक और पीछे मिया। वे कुएं की तह में चले गए कुछ और दूर। जूते बनाने वाला कुएं की तह में कूद गया। ये देखकर राजकुमारी बहनें बहुत हैरान थी। कुछ समय बाद जूते बनाने वाला कुएं से बाहर आया, अपने हाथ में पूरी बाल्टी लेकर। मैं ये मिट्टी तुम्हारे जूतों पे छिड़क के तुम्हारे जूतों का जादू तोड़ दूंगा। जादू सचमुच टूट गया जब जूते बनाने वाले ने जादू के जूतों पर पूर्णिमा की धूल छिड़की और मिया फिर से प्रकट हो गई। उसकी बहनों ने भागकर उसे गले लगा लिया। मिया, तुम्हें जादू या जादू के जूतों की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी को नाचना चाहिए, उन्हें चाहे जैसा भी आता हो। हाँ, तुमने सही कहा। धन्यवाद जूते बनाने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से छोटी राजकुमारी मिया अपने तरीके से डांस करने लगी, जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी। बहुत पहले जंगल में एक भेड़िया था जो अपने परिवार के लिए खाना ढूंढ रहा था। जंगल में उसे एक आवाज सुनाई दी। ढूंढने पे उसे झाड़ियों के बीच एक छोटा सा बच्चा मिला। ये तो इंसान का बच्चा है, भेड़िया चौंक के बोला। वो उस बच्चे को घर ले आया, उसकी रक्षा करने लगा। जंगल का बाघ शेर खान ये देख के नाराज हुआ, क्योंकि उस बच्चे को इंसानों से वो चुरा के लाया था। भेड़िए के परिवार को ये बच्चा बड़ा प्यारा लगा। हम इसे अब से मोगली बुलाएंगे, माँ ने कहा। उस दिन से मोगली अपने भेड़िए भाइयों के साथ रहने लगा। माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी, जैसे उसका अपना बच्चा हो। बहुत जल्द ही उसकी सभी जानवरों के साथ दोस्ती हो गई। वो उनके साथ खेलने कूदने लगा और जंगल का चप्पा चप्पा जान चुका था। इसी बीच शेर खान मोगली पर दूर से नजर रखे हुए था और मौका ढूंढ रहा था कि कब उसे पकड़ सके। एक दिन भेड़िया अकेला, भालू बलू और तेंदुआ बगीरा मिले मोगली की बात करने। इंसान के बच्चे सयाने होते हैं, क्यों ना उसे जंगल का बच्चा बनाएं। भल्लू और बगीरा, तुम दोनों उसकी रक्षा करोगे और जंगल के हर तौर तरीके सिखाओगे। कई साल बीत गए। बलू बहुत ध्यान से मास्टरी कर रहा था। उसने उसे फल तोड़ना और शहद निकालना सिखाया। मोगली बलू की बातें अच्छे से सुनता था। हर रोज वो ऊंचे ऊंचे पेड़ पे चढ़कर खाना खाता था। बलू ने उसे जंगल की आवाजों को पहचानना भी सिखाया। उसे मोगली पे नाज था। क्या दौड़ता था मोगली, और क्या तैरता था। बगीरा ने उसे सिखाया कैसे इंसान के फंदों को पहचाना जाए और कैसे उनसे बचें। एक दिन एक छोटा भेड़िया एक फंदे में फंस गया। शेर खान इस बच्चे का शिकार करके इसे खाना चाहता था।
पर उससे एक कदम पहले मोगली ने उसे बचा लिया। शेर खान को ये हार बुरी लगी। बलू ने मोगली को खतरे के वक्त लगाने वाली आवाज भी सिखाई। मोगली को ये भी याद हो गया, जंगल का कोई भी जानवर मोगली को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जान के कि मोगली को वो अकेला नहीं पकड़ सकेगा, शेर खान जंगल के सबसे खतरनाक जानवर बंदर लोग के पास गया और उन्हें मोगली के बारे में बताया। मोगली को जो भी मालूम है अगर वो हमें सिखा दे तो हम जंगल के सबसे सयाने जानवर बन जाएंगे। एक दिन जब मोगली अपने लिए बरसाती बना रहा था, तब बंदर लोग उसे दूर से चुपचाप देख रहे थे। वो उसे किडनैप करने का मौका ढूंढ रहे थे। शाम होते ही वो मोगली को उठाकर घने जंगल में अपने अड्डे पे लेके गए। वो अब बंदर लोग के बीच में था। मोगली को जब समझ आया कि उसे किडनैप किया गया है, वो सोचने लगा उसे किसी भी तरह बगीरा और बलू को खबर देनी होगी। अचानक उसे वल्चर चील दिखा, आसमान में उड़ता हुआ। उसको खतरे वाली आवाज याद आई, अपना खून एक रंग लाल लाल लाल। ये सुनते ही चील समझ गया कि मोगली उसका कोई अपना ही है और ये कि वो खतरे में है। मेरा नाम मोगली है, बलू और बगीरा को बताओगे कि मैं फंसा हुआ हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं? चील बोला और उसने उड़ान भरी खबर पहुंचाने के लिए। बंदर लोग उसे उठा के अपनी गुफा में ले गए। बंदर नगर में इस घने जंगल में एक किला था जिसे इंसान सालों पहले छोड़ चुके थे। मोगली ने भागने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा ना हुआ। बगीरा और बलू ने सांप के से मदद मांगी। वो तीनों बंदर नगर में एक मूर्ति के पीछे छिप गए। उनको कई बंदर मोगली के आसपास नजर आ रहे थे। वो मोगली को बचाने का मौका ढूंढ रहे थे और मौका आते ही के बोला, अभी चलो, सही मौका है। बगीरा पहले गया धीरे से बंदरों को डराने। फिर वो अपने पंजों से बंदरों पे वार करने लगा। सारे बंदर डर के मारे भागे। अचानक बगीरा को बंदरों ने घेर लिया। बंदरों ने मोगली को पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया। मोगली को बगीरा के लड़ने की आवाज आ रही थी। उसे याद था कि खंडर के नीचे पानी का कुंड है और उसे ये भी मालूम था कि बंदर पानी से डरते हैं। बगीरा, जल्दी से पानी में कूद जाओ। बगीरा भाग के पानी में कूदा। अब बलू को भी बंदरों ने घेर लिया था। बलू अपने बचाव के लिए अपने पंजों से लड़ रहा था। वो अच्छा लड़ रहा था पर बंदर बहुत ज्यादा थे और बलू अकेला पड़ गया। उधर बगीरा पानी में बेबस था, अपने दोस्त की मदद नहीं कर पा रहा था। बलू बंदरों में उलझा हुआ था कि के वहां आया। के ने अपनी पूंछ से बंदरों को थप्पड़ मारा और सब भागे। बंदर के से हमेशा डरते थे, उसके सामने टिक नहीं पाते थे। जब वो लोग वहां से दूर घने जंगल में चले गए, बलू आजाद हो गया। फिर के ने फूंक मारी और बंदर सब सुन्न हो गए। उनकी आवाज बंद हो गई और एकदम से सन्नाटा हो गया।
मौके का फायदा उठाते हुए बगीरा पानी से बाहर निकला। मोगली उस कमरे से चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, इस कमरे में। के ने पूंछ मारी और दीवार गिर गई और मोगली कूद के बाहर आ गया। बलू ने उसे गले लगा लिया। ओ, ठीक तो हो ना तुम? हाँ, ठीक हूँ, पर भूख लगी है बड़ी। तुम सबने अपनी ना सोच के मेरी जान बचाई। थैंक यू उसके लिए। मोगली के को देखकर बहुत खुश हुआ। तुम ना होते तो क्या होता? थैंक यू। मोगली, बलू और बगीरा के को बाय कह के घर की तरफ गए। अब शेर खान को ये बात समझ में आ गई थी कि जिसके रिश्ते इतने मजबूत हैं वो उसे घायल नहीं कर सकता। वो अपने घर को लौट गया और वापस नहीं आया। कई साल गुजर गए और मोगली एक नौजवान बन गया था। एक दिन वो इंसानों के गांव के आसपास गया। उसे एक औरत दिखी जिसने उसे पहचान लिया। ये वो बेटा था जिसे एक बाघ ने सालों पहले छीन लिया था। उसने वो बच्चा मोगली को दे दिया। मोगली चौंक गया क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल बचपन का मोगली लगता था। तब उसे समझ में आया कि वो बच्चा उसका भाई और वो औरत उसकी माँ है। बलू, बगीरा और के उन्हें देख रहे थे। ओ, अब तुम अपने परिवार के साथ रह सकते हो। जरूरत हो हमारी महसूस तो आवाज लगा देना बस। तुम हमारे भाई हो, ये भूलना मत कभी। गुड बाय मोगली। उसके दोस्तों ने उससे विदा लिया और मोगली अपने इस परिवार के साथ खुशी से रहा। पर उसने अपने जंगल के उस परिवार को कभी नहीं भुलाया जिनसे उसका प्यार का रिश्ता था। बसंत की एक सुबह जब हर कोई फादर्स डे का तोहफा खोजने के लिए सड़कों पर था, टॉय मेकर जिपेटो जो अपनी दुकान में अकेला खड़ा था, उदास होकर बाहर देख रहा था क्योंकि उसके पास फादर्स डे का तोहफा देने के लिए कोई बेटा नहीं था। उसकी बिल्ली टूटू आई और जिपेटो के गोद में बैठ गई। काश मेरा एक बच्चा होता। बेशक तुम मेरे बच्चे की तरह ही हो। जिपेटो उस दिन पहली बार बच्चों जैसा खिलौना बनाना चाहता था और उसने पाइन के पेड़ के स्टंप का एक टुकड़ा लिया और उसे तराशने लगा। आउच! क्या तुमने कुछ कहा? जिपेटो ने तराशते हुए अजीब आवाजें सुनी। जब जिपेटो स्टंप को पेंट कर रहा था जिसे उसने नाजुक ढंग से तराशा था, उसे उसने टेबल पर ही छोड़ दिया और जिज्ञासा के साथ दुकान के सामने से निकल गया। उस समय कठपुतली लड़के के रूप में मेज से नीचे कूद गया। जिपेटो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नमस्ते। उसके सामने एक बात कर रही कठपुतली खड़ी थी। तुम तो बात करने वाली कठपुतली हो। तुम तो मेरे फादर्स डे गिफ्ट हो। फादर्स डे? क्या आप मेरे पिता हैं? हाँ बेटा, अब से तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारा नाम है, रुको मुझे सोचने दो, पिनोकियो। पिनोकियो। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ पिनोकियो। जब जिपेटो अंदर गया तो एक शरारती कठफोड़वा पिनोकियो के पास आया। हे लड़के, टक टक, किसका इंतजार कर रहे हो? मौसम खूबसूरत है, बाहर आओ। बाहर? हाँ, टक टक, जाओ और मुक्त हो जाओ।
जैसा कि कठफोड़वा ने कहा, पिनोकियो बाहर गया और दौड़ने लगा। जब जिपेटो लौटा तो उसे उसका बेटा नजर नहीं आया जहां उसने उसे छोड़ा था। अब उसे चिंता सताने लगी। वो बाहर गया और उसे खोजने लगा, लेकिन वो बहुत बूढ़ा था, इसलिए थक गया और बैठ गया। दूसरी ओर पिनोकियो इधर उधर भाग रहा था और बाजार में खो गया। मैं घर का रास्ता भूल गया। अब मैं अपने पिता के पास कैसे जाऊंगा? जैसे ही पिनोकियो उदास होकर इधर उधर भटक रहा था, उसके पेट से भूख से आवाजें आने लगी। उसने एक सुंदर फल देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक केला लिया। अरे बच्चे, तुम्हें मेरे फल मुफ्त में नहीं मिल सकते। क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है? तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। अच्छा ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन घर पर। उसी क्षण पिनोकियो की नाक बढ़ने लगी। हाँ, मेरी नाक को क्या हो गया? मेरी नाक, मेरी नाक, मेरी नाक! पिनोकियो झुंझलाहट में इधर उधर भाग रहा था। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो जाकर जल्दी से लेकर आओ। जाओ। अरे नहीं नहीं, नाराज मत होइए। मैं नहीं ला सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब पिनोकियो ने सच कहा तो उसकी नाक अपनी मूल स्थिति में लौट आई, लेकिन वो इसे जाने बिना ही भाग गया। अंत में वो एक खिड़की के सामने रुक गया और शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। अरे मेरी नाक तो पहले जैसी हो गई। जिपेटो ने अपने बेटे को सभी जगह ढूंढा जब तक अंधेरा न हो गया। अंत में जब बारिश होने लगी तो वो एक कोने में इंतजार करने लगा, इस उम्मीद में कि शायद उसका बेटा वहाँ से गुजर जाए। तुम कहाँ हो पिनोकियो? मेरे प्यारे बेटे, कहाँ हो तुम? दूसरी ओर पिनोकियो बारिश में भीग गया था और गीली लकड़ी की तरह महक रहा था। बारिश से बचने के लिए वो हताश होकर कूड़ेदान में कूद गया, लेकिन सुबह उसे एहसास हुआ कि वो कूड़ेदान में अकेला नहीं है। अरे लकड़ी के लड़के, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे तुम्हारे पैर कुतरने दो ताकि मेरा पेट भर जाए। पिनोकियो इतना डरा हुआ था कि वो तुरंत जाना चाहता था, लेकिन चूहे ने अपने विशाल हाथों से पिनोकियो का पैर पकड़ लिया। नहीं, मुझे जाने दो। मेरे पिताजी एक टाइगर है। अगर उन्होंने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम्हारे पिता टाइगर है तो तुम्हारे पास भी पूंछ तो होगी ही। हाँ, मेरे पास पहले से ही एक पूंछ है। जब पिनोकियो ने झूठ बोला तो उसकी नाक फिर से बढ़ गई। मेरी नाक! तो मुझे तुम्हारी पूंछ कुतरने दो। पिनोकियो डर के मारे कूड़ेदान से बाहर कूद गया। मुझे छोड़ दो, मेरे पास कोई पूंछ नहीं है। मेरे पास कोई पूंछ नहीं है। पिनोकियो एक पोखर के सामने खड़ा था और अपने प्रतिबिंब में ये देखकर राहत महसूस कर रहा था कि उसकी नाक मूल स्थिति में वापस आ गई। इसका मतलब मेरे पास एक ऐसी नाक है जो झूठ बोलने पर लंबी हो जाती है और सच बोलने पर छोटी। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि दुष्ट चोर पीछे से चुपचाप उसके पास आ रहा है। चोर ने जब एक कठपुतली को अकेले भागते और चलते देखा तो वो उसे चुराकर बेचना चाहता था। तुम्हारा धन्यवाद, अब मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। मुझे जाने दो, मैं एक असली लड़का हूँ, बात करने वाली कठपुतली नहीं। मास्टर जिपेटो ने दिन भर में हर दुकान, हर गली को देखा, लेकिन उन्हें पिनोकियो नहीं मिला। शायद मेरा बेटा समुद्र तट पर गया हो, लेकिन अगर वो समुद्र में डूब गया तो? जिपेटो किनारे की ओर दौड़ा और पुकारते हुए उसकी तलाश करने लगा। इसी बीच उसने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला बड़ा आदमी अपनी पीठ पर कपड़े का एक थैला लिए हुए है। वो उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या उसने कठपुतली बच्चे को देखा।
अपने पिता की आवाज को पहचानते हुए पिनोकियो तुरंत चिल्लाने लगा। पिताजी, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे। जब जिपेटो ने अपने बेटे पिनोकियो की आवाज सुनी तो उसने उस आदमी से उसे वापस देने के लिए कहा। दूसरी ओर उस आदमी ने कहा कि वो उसे बेच देगा और बहुत पैसा कमाएगा, और जिपेटो को एक तरफ धकेल दिया और चलना जारी रखा। उस समय पिनोकियो लगातार अंदर झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। और मैं एक चोर भी हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मेरी टोपी का रंग भी नीला है। और इस तरह उसकी नाक बढ़ गई और कपड़े की थैली में छेद हो गया और वो छेद से बाहर कूद गया और अपने पिता जिपेटो के पास दौड़ा। पिताजी, मेरा बच्चा। जब चोर ने ये देखा तो वो गुस्से से उनके पास गया। जिपेटो ने चोर की तरफ मछली पकड़ने का जाल फेंका। चोर जाल में फंस गया और संतुलन खो बैठा और समुद्र में गिर गया। जिपेटो और उसके बेटे पिनोकियो ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। पिनोकियो ने सारी सच्चाई बयान करके अपनी नाक मूल स्थिति में लाई। और मैं एक अच्छा लड़का भी हूँ और मैं किसी को परेशान नहीं करता। इसके अलावा मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ और पिनोकियो मांस और रक्त का बच्चा बन गया। उस दिन से शहर के सभी पिता और पुत्र मानते थे कि चमत्कार प्यार से पैदा होते हैं, झूठ से नहीं।